हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज मैं लिटरली एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं कि जिसको देखकर, सारी इंफॉर्मेशन देखकर आप एट द एंड ऑफ द वीडियो बोलोगे कि यार ये कॉलेज कमाल का है। और जो भी इस वीडियो को मिस करेगा वो काउंसलिंग के बाद डेफिनेटली रिग्रेट करने वाला है। लिटरली आप जिस पीएसयूज में जाना चाहते हो, बीटेक करके उसके बाद गेट का एग्जाम देके रैंक लाके तब जाते हो आप, इस कॉलेज से आपको डायरेक्टली पीएसयूज में एंट्री मिल रही होती है। जितने भी लोग यहाँ पे आज तक एडमिट हुए हैं सबका प्लेसमेंट हो गया है। एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ करके मैं 3 सालों के रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं। मैं कंप्लीटली इस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे और ये वीडियो मिस मत करना, पूरा देखना। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, 75% जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स देखते हैं वो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं अभी तक। तो मैं चाहूंगा, इतनी मेहनत, इतनी यूनिक वीडियोस आपको उड़ान विद्यापीठ पे लगातार मिलती है, तो ये हमारे लिए और हमारी टीम के लिए आपका एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और भी आपको जो इस वीडियो के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर रुकना, ठीक है। सबसे पहले तो अगर इस कॉलेज की बात करें तो ये कॉलेज है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहां से ही थोड़े थोड़े से परेशान होंगे, बट मैं बोल रहा हूं कि आपको लास्ट तक अगर रुकोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी कि आपको कितना बेहतरीन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इस कॉलेज से, ठीक है। 1978 में स्टैब्लिश हुआ। और अगर बात करें इसका मॉडर्न जो कैंपस है वो राजनगर नागपुर में स्टैब्लिश हुआ 2 जनवरी 2020 में। अब ये कॉलेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, सबसे पहली बात। और एग्रीडिएशन आपका नैक, एनबीए और कैंपस एरिया की बात करें तो 43 एकड़ का मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं पहले इसके बारे में देख लेते हैं। और कोर्सेज को देख के ये मत सोचना, देखो बहुत सारे आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट फैंसी कंप्यूटर साइंस के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द आपको क्या चाहिए होता है बीटेक के बाद? प्लेसमेंट्स। आपको क्या चाहिए? एक ऑफिसर रैंक पे अगर आप पहुंच जा रहे हो एक बीटेक करके मात्र, जैसे मैंने ऑलरेडी आर्मी पे एक वीडियो बनाया था, नेवी पे वीडियो बनाया था, बट आपको अगर यहाँ पे, अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे 3-4 कोर्सेज चलते हैं, लेकिन मैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट अब आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग। 4 साल का इसका कोर्स होता है। 4 साल के कोर्स का कंप्लीटली बीटेक कराया जाता है और आप पीएसयूज में एज अ ऑफिसर रैंक पे अपॉइंट होते हो डायरेक्टली, मतलब आपकी सरकारी नौकरी फिक्स और साथ में एक अच्छी रैंक पे, अच्छी पोस्ट पे, ठीक है। और लास्ट टाइम हमारे यहाँ से स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके हैं, तो एक ग्राउंड रिव्यू भी मौजूद है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ का, जो अब पहले एमओयूज देखो, ठीक है। एमओयूज कहाँ कहाँ से साइन है, तो मोस्टली आप देखोगे जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत मतलब अच्छी जगह से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आपका यहाँ इस कॉलेज से एमओयू साइन है। मैं अगर थोड़ी बहुत आपको डिटेल बता दूं तो यहाँ पे कुछ फॉरेन कंट्रीज से, आपके नाइबर कंट्रीज से लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सारी आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे एमओयू साइन है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूं एडमिशन शेड्यूल की, तो एडमिशन शेड्यूल आप देखो तो मतलब आपका जो फॉर्म है वो मई 15 से ओपन है, ठीक है। लेकिन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट जुलाई 2 है। तो यार अभी तो आपके पास एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी बता रहा हूं प्रोसेस क्या है, कितने पैसे लगने हैं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिजिकल एंड मेडिकल होता है, ठीक है। एक चीज यहां पे जान लेना है, यहां पे आप केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे ही एलिजिबिलिटी नहीं तय होती है, बल्कि फिजिकल एंड साथ साथ में मेडिकल भी होता है। किस एस्पेक्ट से होता है, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन से क्राइटेरिया होते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका जुलाई 9 को होगा। अभी तो फिलहाल आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। और अभी फॉर्म की डेट है, कहां से भरना है मैं वो भी बताता हूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा 15 to 16 जुलाई। फाइनल मेरिट लिस्ट आती है आपकी वेबसाइट पे जो जुलाई 24 को आएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 30 से 31 जुलाई होगा और फीस सबमिशन होगा। उसके बाद आपका एडमिशन इंडक्शन प्रोग्राम आपका 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका ये इसका जो शेड्यूल है वो फाइनल है। इसका शेड्यूल बार बार चेंज नहीं होता, अपडेट नहीं होता। ये अपने ही स्टैंडर्ड्स पे रहते हैं, जो भी शेड्यूल देते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमलाइन फॉलो होती है। तो ये आपका डिटेल शेड्यूल है। अब आ जाते हैं हम अपने उस पे कि हमें क्या क्या चीजें देखो। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम जेई मेन,
जेई मेन आपका, आपने जेई मेन दिया हो ये मैंडेटरी है, ठीक है, पेपर 1, वो चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो। पेपर 1 का मतलब होता है जेई मेन वाला, मतलब आर्किटेक्चर वाला नहीं दे रखा हो, जेई मेन वाला, ठीक है। और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज होती है, नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अपलोड मैंडेटरी ड्यूरिंग एप्लीकेशन, जैसे ही आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हो ऑनलाइन, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसी टाइम आपको यहाँ पे अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। एडिटिंग आफ्टर सबमिशन, भाई कोई एडिटिंग अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर यहाँ पे जो भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना वो अच्छी तरीके से सबमिट करना, ठीक है। सिलेक्शन किसके बेसिस पे होता है? जेई मेन सीआरएल रैंक प्लस बोर्ड परसेंटाइल एज पर एनएफएससी क्राइटेरिया। तो भैया जेई की रैंक, ठीक है, जेई की रैंक तो लगनी ही लगनी है। और अगर कहीं आपके बोर्ड में अच्छे नंबर हैं, क्योंकि इस बार बोर्ड ने तो बहुत खराब किए हैं, तो भैया अगर दोनों में आपके हैं यहां पे, तो आपका यहां पे सिलेक्शन होना पक्का है। मैं कट ऑफ भी बताऊंगा जेई का, अभी टेंशन मत लो। वीडियो को थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो पूरा देखना, ध्यान ध्यान से देखना, तुम्हें एकदम प्रॉपर आइडिया मिलेगा, आईने की तरह साफ हो जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में मतलब जिनका नाम आता है वो आगे प्रोसीड करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए कि आपने जो एलिजिबिलिटी में जो आपने क्लेम किया है वो सारा है कि नहीं। फिर मेडिकल आपका होता है, एंड मेडिकल के बाद आपका फाइनली जैसे मैंने बताया आपका हो जाता है। तो 3 स्टेजेस में होता है, पहला कि आपको फॉर्म वगैरह भरना है, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है, ठीक है। ये मेडिकल आपको कॉलेज जा करके करवाना होता है, ठीक है। मैं बता दूं यहां पे आपको नागपुर जाना होगा, यहां पे जा करके ये करवाना होगा। तीसरा होता है एनरोलमेंट ऑफ एडमिशन एट एनएफएससी, ठीक है। ये आपका जैसे ही यहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, मेडिकल हो गया, देखो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एप्लीकेशन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका नाम आया, नाम आने के बाद आपको कॉलेज बुलाया गया, आपने मेडिकल करवाया, मेडिकल क्लियर, यू विल बी एडमिटेड टू द एनएफएससी नागपुर, ठीक है। ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं, तुम एक बार देख लो सारे डॉक्यूमेंट्स, तुम ध्यान से देखना। तुम्हारा जेई मेन स्कोर कार्ड लगेगा, क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी। अच्छा यहाँ पे देखते रहना, मतलब एनटीए ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, ये चीज़ तुम ध्यान देते रहना, ठीक है। तुम्हारा टीसी सर्टिफिकेट जो स्कूल लीविंग का है वो लगना है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट लगना है, डोमिसाइल लगा सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी बर्थ का प्रूफ तुम्हें लगाना है, ठीक है। रेजिडेंस के लिए भी तुम डोमिसाइल लगा सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल लगाना। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए तुम्हारा अगर कोई अप्लीकेबल कास्ट है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना, सेंट्रल फॉर्मेट में लगा देना, अदरवाइज स्टेट वाला भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी वाला जो भी है, अच्छा ये महाराष्ट्र वालों को लगाना है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट वाला, जो महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, ओबीसी एनसीएल वाले, उनको यहाँ पे अपना लगाना है। गैप सर्टिफिकेट लगाना है, गैप का एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार फॉर्मेट शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आपको बनवा लेना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, अगर ये सब, अच्छा ये ध्यान रखना, गैप और माइग्रेशन तभी लगाना है जब अप्लीकेबल हो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, जम्मू कश्मीर या लद्दाख माइग्रेंट अगर अप्लीकेबल है तो ये भी लगा देना, ठीक है। अगर ट्यूशन फी वेवियर, अब देखो एक तो वैसे ही इसकी फीस कम है, ऊपर से अगर ट्यूशन फी वेवियर भी जाना है तो वो भी अवेलेबल है, उसके लिए भी यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट, आपको ट्यूशन फी वेवियर स्कीम करना है तो वो पासपोर्ट साइज आपका कलर फोटोग्राफ और आधार, ये सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं, और फोटोग्राफ 2 लगता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अभी टीएफडब्ल्यू में तो बहुत ही कम फीस हो जाती है, मतलब ओवरऑल तो 42,000 है, हॉस्टल का इंक्लूड करके उसमें हाफ हो जाती है आपकी ट्यूशन फी वेवियर अगर वेव हो जाती है तो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या आपके फिजिकल क्राइटेरिया हैं, क्या क्या आपके मेडिकल क्राइटेरिया हैं, सारी चीजों में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हम कट ऑफ हम प्लेसमेंट देखेंगे, उसके बाद कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले तो भाई 12th में पास होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए, ये ध्यान रखना। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है, क्या है, कंपलसरी है, ध्यान रखना। और इंग्लिश भी कंपलसरी है, मस्ट हैव पास्ड एज अ सब्जेक्ट, मतलब आप चाहे तो इसमें कंसीडर ना करो, 50% भले ही ना आए, लेकिन इंग्लिश में भैया पास जरूर होने चाहिए। अगर इंग्लिश में फेल हो गए, क्योंकि आजकल के जो जहां भी आप जाओगे, जहां भी एज अ ऑफिसर या आप जहां भी अपॉइंट किए जाओगे, तो इंग्लिश तो यार मैंडेटरी है ना, तो इसलिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। अब मेल कैंडिडेट में जो हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी यहां पे
आसाम, गोरखा वगैरह हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, क्योंकि हाइट छोटी होती है बट होते बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, आप लोग अगर जानते होगे कोई भी तो आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे ही चेस्ट 81 सेंटीमीटर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सपेंडेड वाला, ओके, जो भी यहाँ पे अगर फिजिकल में इन्वॉल्व हो गए, जो भी थोड़ी सी जिम विम करते होगे उनको पता होगा, जो भी फिजिकली अपने आप को फिट रखता होगा, जरूरी नहीं है जिम करना, फिजिकली फिट रह रहे हो तब भी आपको पता होगा कितना रिक्वायरमेंट है। 86 एक्सपेंडेड में 86 है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मैंडेटरी है। ठीक है, ये जरूरी है, मतलब अगर 80 है नॉर्मल तो 85 होना चाहिए, नॉर्मल अगर 81 है 86 हो जाना चाहिए, तो ये चीज है। अच्छा, फीमेल्स के लिए ये 157 हो जाता है, जो यहाँ पे 165 है हाइट का, और 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। जैसे बताया, गढ़वाल्स को, गोरखास को, असामीज, जितने भी लोग हैं, ये स्पेशल जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं इनको यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये चीजें अप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम वेट आपका यहाँ पे गर्ल्स के लिए 46 केजी मैंडेटरी है, ध्यान रखना, और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 50 केजी मैंडेटरी है। ये तो हो गए आपके फिजिकल स्टैंडर्ड जो होने चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स में। अगर मेडिकल में देखो तो आपका विजन जो है ना 6/6 होना चाहिए, मतलब आपको दिखना प्रॉपर चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आपके पॉइंट्स हैं तो फिर आप नहीं जा पाओगे, ध्यान रखना। तो आई विजन बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका, ये जान लो, सबसे बेटर आपको 6/6 विजन ही लेते हैं ये लोग, बाकी बहुत लोगों के बहुत कम होते हैं, मतलब 6/12 वर्स आई अगर है तब भी आपका यहाँ पे इतना जरूरी। कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस, अगर कलर ब्लाइंडनेस है तब भी नहीं होगा। फिजिकल फिटनेस, नो नॉक नी, नॉक नी आप जानते ही हो, नी जो होता है वो मतलब आपस में टकराना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए, स्क्विंट आइज भी नहीं होनी चाहिए, और स्टैमरिंग भी नहीं होनी चाहिए। स्टैमरिंग मतलब अगर मैं बोल रहा हूं और मैं कुछ स्टैमर करूं तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर बोलना जरूरी है। ठीक है, और स्क्विंट आइज नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। जनरल हेल्थ में अगर बात है, गुड मतलब आपकी फिजिकल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ठाक बंदा। हेल्थ में आपका मेंटल हेल्थ वगैरह फ्री होना, वो तो ऑब्वियसली ये चीज तो सबके लिए ओके हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, मतलब कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बेसिक सा क्राइटेरिया, ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें बहुत नहीं है। ठीक है, आई विजन का हो सकता है कुछ दिक्कत आए, बट एज सच और बाकी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है, बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्राइटेरिया है, मतलब हैरान मत होना, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। अदर बैकवर्ड ओबीसी एनसीएल को 27%, एससी जो भी, और जो एससी कन्वर्टेड बुद्धिज्म है इनको 15%, ईएसटी वालों को 7.50, जनरल ईडब्ल्यूएस को 10%, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट को 5%, और टीएफडब्ल्यू स्कीम के लिए 5% सीटें अलग से रखी गई हैं। तो ये रिजर्वेशन है। इसके अलावा तो जनरल वालों को होता ही है, जनरल वाले तो उनका मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फीस पे, देखते हैं। देखो, अब तुम पहले फीस स्ट्रक्चर देखो। ट्यूशन फीस तुम्हारी 15,000 रुपए लगती है, देख रहे हो, ओनली 15,000। डेवलपमेंट फीस 5,000, अदर फीस 4,000, हॉस्टल फीस 18,000, टोटल पर ईयर की फीस आपकी 42K। इतनी कम फीस है। ठीक है, बाकी देखो खाने पीने का खर्चा लगता है, मैंने ये भी डाल दिया है, ऐसी बात नहीं है। देखो, कुछ यहां से छुपाया नहीं जाए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हर चीज की मिलेगी। तुम्हारा 100 से 250 पर डे तुम्हारा पैसा लगता है, डिपेंड्स तुम कैसा खाना खाते हो। 6 मंथ का एडवांस तुम्हें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ये खाने पे तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्च होता है, इसीलिए मैंने एडिशनल एक्सपेंसेस में रख रखा है। ये तो आपका फिक्स्ड है। ठीक है, ये खाने पे। बाकी आपका मेडिकल इंश्योरेंस 4,000 लगता है, एग्जामिनेशन फी आपकी 2500 लगती है। बाकी कुछ अगर एडिशनल फी यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी क्लेम करती है लगाना होता है तो वो भी लग सकती है, बट मोस्टली आपका खर्चा इसमें आता है। बाकी ये तो वन टाइम ही है आपका मेडिकल और एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो है ये आपका रिफंड भी हो जाता है बाद में, कोई दिक्कत नहीं फाइनल करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज आपका ये होता है फीस। तो फीस आपकी बहुत ही नॉमिनल है। अगर बात करें रिटर्न से, तो रिटर्न अभी दिखाऊंगा तो मजा आने वाला है। साथ साथ में अगर इतनी भी फीस आपको कम पड़ रही है तो पीएम विद्या लक्ष्मी लोन स्कीम है, यहां पे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, डायरेक्टली यहां पे फीस कंसेशन हो जाती है, या फीस आप यूं कहें लोन मिल जाता है, आपको फाइनेंशियल एड मिल जाता है। कोलेटरल फ्री, गारंटी फ्री एजुकेशन लोन मिल जाता है यहाँ पे। नो एप्लीकेशन फी ऑन द पोर्टल। ठीक है, कोई मतलब आप डायरेक्टली पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो, वहां से जो भी आप अपनी सब्सिडी है वो क्लेम कर सकते हो। बस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल फॉर एलिजिबल स्टूडेंट, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे, मतलब अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, पोर्टल पे ये सारी चीजें आपको एडवांस, जैसे 6 मंथ की एडवांस पेमेंट हो जाती है, मेस की, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एग्जामिनेशन फी हो गई, यूनिवर्सिटी फी हो गई। ठीक
ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और ये अगर जानने के लिए बहुत डिटेल में अगर इसको जानना है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो इसकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल की, कि जहां से अगर आपको पैसा कम पड़ रहा है तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग अपने हॉस्टल्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे हॉस्टल किस तरीके के मिलते हैं, शेयर्ड हॉस्टल एकोमोडेशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अच्छा, हॉस्टल स्टे कंपलसरी है क्योंकि डिसिप्लिन में रहना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो वो सब चीजें वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अटेंडेंस यहाँ पे 9:30 के जैसे होता है ना, आर्मी स्कूल्स में होता है, आर्मी वहां पे होता है, तो उस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये सब देख के डर मत जाना कि यार मैं तो बहुत रिस्ट्रिक्शन में आ जाऊंगा, लेकिन 4 साल बाद जो बन के निकलोगे ना तो सामने वाला भी सॉल्यूट करेगा, मजा आएगा। वो चीज, वो रिस्पेक्ट अलग लेवल की रहती है। ठीक है, सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये ऑब्वियस है। मेस जो रहती है खाने की वो कॉमन रहती है, डाइनिंग हॉल कॉमन रहता है, बाकी आपके सेपरेट हॉस्टल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। बहुत बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे हो, कुछ लोगों ने तो स्किप कर दिया होगा, जल्दी जल्दी देखो क्या है प्लेसमेंट एक्चुअली में। तो भाई ये कैंप आप देखो, अभी ओवरऑल देखो तो एवरेज प्लेसमेंट इनका 13 एलपीए है और हाईएस्ट पैकेज इनका 24 गया है। अब देखो हाईएस्ट बहुत ज्यादा नहीं गया है इनका, बहुत फैंसी नहीं है कि बहुत करोड़ों के पैकेज लगे हैं, लेकिन एवरेज आपको देखो, एवरेज बच्चा यहाँ 13 लाख का पैकेज लेके जा रहा है आराम से। तो जो जनरली जो पीएसयूज होती हैं 13 से 15 के बीच में, 13 से 18 के बीच में, 13 से 20 के बीच में, आपको 12 से 20 के बीच में देती हैं। ठीक है, अब देखो तुम 18-19 में 100% प्लेसमेंट, ध्यान देखना, 43 कैंडिडेट आए, सारे प्लेस हो गए। यहां पे 2019-20 वाले में 80% स्टूडेंट, कोविड टाइम था। ठीक है, 2021-22 में 85% प्लेसमेंट, 2020-21 में 85%, 2021-22 में 81% प्लेसमेंट, 73 में 61 बच्चा प्लेस हो गया। 2022-23 में 100% प्लेसमेंट, 64 में से 64 प्लेस हो गया। ठीक है, 2023-24 में 100% प्लेसमेंट, देखो सारे बच्चे प्लेस हो गए, जितने आए सब हो गए। 2024-25 में, ठीक है, अभी लेटेस्ट देखा जाए तो 97, 65 में 63 बच्चा प्लेस हो गया है। तो तुम देखो, तुम यहां से ग्राफ देखो और परसेंटेज प्लेसमेंट देखो। ठीक है, जितने भी बच्चे यहां पे आते हैं सब प्लेस हो जाते हैं। इस तरीके का कॉलेज है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाता हूं कि कितने स्टूडेंट प्लेस हुए, किस किस पीएसयूज में गए हैं, वो भी देख लो। ठीक है, वो भी देख लो एक बार। अच्छा, उससे पहले ये देख सकते हो, जो भी पर्टिकुलरली अगर हमारी पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप चाहता है, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा जोसा के अंदर कमाल का रिजल्ट रहा, जैक दिल्ली के अंदर लगभग 4 लाख पे भी सीएसई मिला है, स्पेशल कैटेगरीज और डिफेंस कैटेगरीज और होम स्टेट का एडवांटेज लेकर के। तो हम लोग चॉइस फिलिंग जो बनाते हैं वो बेस्ट चॉइस फिलिंग बनाते हैं। इससे आपको जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है आपकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट मिलने का, वो आपको मिल जाता है। तो यार अगर लेट करोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि अभी जैसे कॉम्बो प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सारी आपकी जो ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग्स हैं वो सारी आपको मिलती हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। ठीक है, आपको एक पर्सन मिलेगा असाइन जो आपको पर्सनली हेल्प कर रहा होगा, जो आपकी पर्सनली चॉइस फिलिंग बना रहा होगा। हम लोग आपको डायरेक्टली वहां पे मीटिंग में इन्वॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो 1-to-1 जो पर्सनलाइज मेंटरशिप हो जाती है एक, उससे बहुत बेटर हो जाता है। कहां आपको जाना है, किस कॉलेज में चूज करना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है, कहां पे अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है, कहां पे आपकी रैंक पे आपको बेस्ट मिल सकता है, इन सब चीजों के लिए आपको ये प्रोग्राम इनरोल कर लेना चाहिए अगर मल्टीपल जाना है। बाकी अगर पर्टिकुलरली एनएफएससी, एनएफएसयू, डीयू, आरजीआईपीटी इन जैसे कॉलेजेस के लिए अगर करना है, आरआरयू, तो आपको सेपरेट काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल कर लेना चाहिए, जहां पे हम डायरेक्टली यहां पे 1-to-1 मेंटरशिप दे रहे होते हैं इन सब काउंसलिंग के लिए। करना कहां से, वेबसाइट से जाना udanvidyapit.com, ठीक है, या फिर ऐप से भी जा सकते हो, ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, और क्या क्या चीजें मिलती हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं, पर्सनल मिल जाएगी और 1-to-1। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हो तो हम स्कॉलरशिप के लिए भी आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो इतना सपोर्ट फिलहाल कहीं नहीं मिलता, एंड दिस इज द चांस, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होने वाला, फुल होने वाला है। तो मेक श्योर इसको जल्दी अगर करना है तो जल्दी कर लेना, लेट करोगे तो हो सकता है तब तक प्रोग्राम बंद हो जाए। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं कंपनी वाइज प्लेसमेंट की, किस पीएसयूज में कहां पे किस कंपनीज में लगा है। तुमको दिखाता हूं, तुम देखोगे यहां पे जो सेक्टर्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, अब देखोगे तुम आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, बीसीपीएल हो गया, गेल हो गया, हिंडैल्को हो गया, रिलायंस हो गया, मतलब तुम जितने भी पीएसयूज देखोगे सब यहां तुम्हें मिलेगी। एचपीसीएल हो गया, और हर कंपनीज में 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 हर कंपनीज में यहां पे मिलेंगे। ये 2024-25 में है, जिसमें आपका 97% का प्लेसमेंट रहा है।
वहीं अगर यहाँ पे 23-24 वाले सेशन में देख लो, जहां पे 100% का प्लेसमेंट रहा है, उसमें भी आप IOCL देख लो, NRL देख लो, GMR देख लो, इफको देख लो, ठीक है, रिलायंस देख लो, वेदांता देख लो, HRRL देख लो, CPCL देख लो, गेल देख लो, HPCL देख लो, सारी ही आपको PSUs मिलेंगी। मैंने बोला था ना, एक बार चले गए तो भैया नौकरी सेट है आपकी, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आजकल के लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो आपको डायरेक्टली यहां से मिल रही होती है। अब यहां पे भी आप 2022-23 वाले में देखोगे, सारे आपको PSUs यहां पे मिलेंगे, और इन्होंने कितने कितने यहां पे क्या लिए हैं, कितने कितने यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुए हैं, तो यहाँ भी आपको 100% का प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस तरीके मैंने 3 साल का दिखाया। ऑब्वियसली मैं 3 साल का दिखाया, मैं 3 साल का कट ऑफ भी दिखाऊंगा, परेशान मत हो। 3 साल का प्लेसमेंट दिखा रहा हूं, कट ऑफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, NIRF डेटा की ओर देखें तो तुम हर सेशन में देखो, आपको 22-23 वाले में 65 में 64 स्टूडेंट प्लेस हो गया, 15 LPA इसका मीडियन सैलरी रहा है, ठीक है। 61 में 57 प्लेस हो गया, इसका भी 15 LPA रहा है, और 2024 में 63 में 63 प्लेस हो गया, 9.5। अब कहोगे भैया ये ड्रॉप क्यों हुआ है, ठीक है। अब मीडियन सैलरी का मतलब होता है कि 50% बच्चों की यहाँ पे 9.5 या फिर उससे 9.5 के बराबर या उससे नीचे की यहाँ पे वो पैकेज लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इस साल का आपको 2024-24 का ड्रॉप मिलेगा, लेकिन अगला जो नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट, क्योंकि ये 1 साल पीछे का रिकॉर्ड होता है, जब आगे आएगा तो इसमें भी आपको यहाँ पे लगभग 13 LPA का देखने के लिए मिल जाएगा ये, ठीक है। एक ड्रॉप आया है, लेकिन ये आपको 13 LPA का, जैसे ही अगला डेटा पब्लिश होगा इसका, आपको 13 LPA देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मैंने बोला ना आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा। अब देखो, पहले 2024-25 की अगर बात करें, 2024-25 देखो आप, जनरल के 30 सीटें रहती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने सीट्स लिखा हुआ है। मेल क्लोजिंग आपकी जो रही है वो रही है 1,11,000। फीमेल ने तो अगर अप्लाई कर दिया, ध्यान रखना, तो डेफिनेटली मिल जाएगा, अगर आपने मेडिकल और फिजिकल एलिजिबिलिटी पास कर ली तो अगर कोई है यहाँ पे, हमारी कोई बहन देख रही है और वो इंटरेस्टेड है इसमें, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा आप डिसिप्लिन रह सकते हो, थोड़ा सा आप इस सर्विस में जा सकते हो, तो मेक श्योर आप जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत ही इजीली एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि बहुत कम फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे जाते हैं। EWS वालों को 1,48,000 तक, OBC वालों को 1,61,000 तक मिला है, SC वालों को 3,44,000 तक, ST वालों को 4,79,000 तक मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर वाले तो भाई आए ही नहीं, ठीक है। TFW वालों को यहाँ पे 1,14,000 वालों को 1,14,000 तक मिला हुआ है, ठीक है। अब यही बात करें, देखो यहां से थोड़ा जंप देखने को मिला है, इस बार भी फ्लक्चुएशन होगा। अब लास्ट टाइम भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी गए थे, तो फीमेल की, जनरल फीमेल की क्लोडिंग लास्ट जो कैंडिडेट यहाँ पे गई हुई थी वो 66,000 की गई हुई थी, मतलब बहुत कम लोग जाते हैं फीमेल में, इसलिए बता रहा हूँ फीमेल में तो भाई गजब का मौका रहेगा, ठीक है। जनरल वालों को 95 तक क्लोज हो गया था, ठीक है, जो लास्ट फिजिकल क्लियर करने वाला जो बच्चा था जनरल का, और EWS की 1,07,000 पे क्लोज हुई थी, OBC की 1,22,000 पे, SC वालों की 2,90,000 पे, ST वालों की 3,70,000 पे, जम्मू कश्मीर वाले जो कोटा हैं इनका आपको यहाँ पे 6 लाख लगभग इनको मिल गया था, ठीक है, और TFW वालों को 89,000 तक मिली थी। तो मतलब देखो TFW और जनरल में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप EWS कैंडिडेट हो, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हो, और अगर इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, इस बार जो होने वाला है मैं बता दूं आपको, समवेयर 90 to 1 लाख के बीच में होने वाला है, ठीक है। जो जनरल के बात कर रहा हूं, ये 90 to 1 लाख के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है पहले से ही, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे अप्लाई किए हैं, अभी कम लोग ही अप्लाई किए हैं, बट अब देखते हैं कितने लोग होते हैं फाइनल होते होते, ठीक है। तो अगर इस रेंज में हो तब भी अप्लाई करना, इन दोनों की रेंज में हो तो जरूर अप्लाई करना, मतलब 110%। और थोड़ा सा इधर से फ्लक्चुएशन है आपका, आप अगर 1,11,000 से 1,20,000 भी रैंक है, 1,25,000 भी है, तब भी अप्लाई करना मेरे भाई, छोड़ना मत इसको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो देखो फैसिलिटीज आपको सारी मिलती हैं, लैबोरेटरीज हो गई, जितनी भी चीजें हो गई, फिजिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ऑटोमोबाइल की हो गई, फ्लूइड्स हो गई, HMT हो गई, स्ट्रक्चरल हो गई, वर्कशॉप हो गई, ठीक है, फायर फाइटिंग हो गई, सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर क्लब्स की बात करें तो ये आपके कुछ कल्चरल क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, DRR और सेफर क्लब के नाम के जो चलता है, ये आपके क्लब्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी कंप्लीट डिटेल, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। अगर कुछ रह गया हो या कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और हाँ,
एक बार मैं चाहता हूं जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार। मोस्टली लोग देख के निकल जाते हो। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए यूनिक चीजें, अच्छी चीजें लेके आते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, ताकि हम और ऐसी चीजें लाते रहें आपके लिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है, तो ये जो नंबर्स नीचे हैं, ये आप ही की हेल्प के लिए हैं। इन पे कॉल करो, मैसेज करो, जो भी आपसे बन पड़ता है, जो भी हमसे बन पड़ता है, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो लोग भी अभी वेट कर रहे हो काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का, तो जरूर ज्वाइन कर लो जाके, लेट मत करो, क्योंकि एक बार लेट हो गए तो मामला आपका निकल जाएगा हाथ से। अब मैं बात कर लेता हूं जो हमारे स्टूडेंट्स वहां पे गए हैं, उनके ग्राउंड रिव्यूज क्या हैं। अगर बात करें कॉलेज की, तो वो एकदम डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। ये डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत अनडिसिप्लिन्ड हो तो आप नहीं जी पाओ, क्योंकि आगे चल के आपको एक ऑफिसर रैंक मिलनी है। आप आगे चल के कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। आपको डायरेक्टली एक ऐसी जॉब मिलने वाली है जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा, ठीक है। कैंपस लाइफ आपकी ओके है, बट यही है कि डिसिप्लिन रह के करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी परेड्स हो गई और यूनिफॉर्म, आपको बहुत सारी चीजें, मतलब एकदम आपको आर्मी लेवल वाली फील आने वाली है वहां पे जाकर के, ठीक है। तो हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहां पे ऑलरेडी गए हुए हैं, एंड उन्होंने, उनका ग्राउंड रिव्यू ये है कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है। होपफुली एक छोटा सा इंटरव्यू भी आपको रिलीज करेंगे हम लोग, एनएफएससी के जो हमारे स्टूडेंट हैं जो गए हुए हैं, जिनका रिव्यू है, तो वो आप भी एक बार देख लेना चैनल पे जाके, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, तो वो भी देख लेना। आपको एक ग्राउंड रिव्यू मिल जाएगा इसका, इस कॉलेज का, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके लिए ऐसे ही ऑप्शंस और अच्छे कॉलेज ऑप्शंस लाता रहूंगा, ठीक है। और मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।